सोचिए, इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, हर एक अपने आप में अनोखा, हैरान करने वाला। सदियों से विज्ञान इसी एक बड़ी पहेली को सुलझाने में लगा है कि जीवन की इस विशाल लाइब्रेरी को आखिर तरतीब से कैसे रखा जाए। तो सवाल यही उठता है कि हम पृथ्वी पर मौजूद तमाम जिंदगियों को समझें तो समझे कैसे। देखिए, जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटना यानी क्लासिफाई करना सिर्फ साइंटिस्ट्स का काम नहीं है। ये असल में जीवन की इस जबरदस्त डाइवर्सिटी को समझने का एक बहुत ही बुनियादी तरीका है। तो चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें हमारी रोजमर्रा की जरूरतों और एक तरह की शुरुआती साइंटिफिक सोच में थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई जीवन की एक बहुत बड़ी किताब का पहला चैप्टर लिखने की कोशिश कर रहा हो। अरस्तु और लिनियस जैसे महान विचारकों ने पहली बार जीवन को एक सिस्टम में बांधने की कोशिश की। हाँ, आज हमें उनके तरीके बहुत सिंपल लग सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने उस महान खोज की नींव रखी थी जो आज भी जारी है। लेकिन यहीं से असली मुश्किल शुरू हुई। लिनियस का वो सीधा साधा 2 किंगडम वाला सिस्टम, उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं, खासकर तब जब वैज्ञानिकों ने कुछ नए और अजीबोगरीब जीवों को देखना और समझना शुरू किया। देखिए, उस वक्त लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर कोई चीज हरी है, एक जगह खड़ी रहती है, तो वो पौधा है, और अगर वो चल फिर सकती है तो वो जानवर है। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर जल्दी ये समझ आ गया कि असलियत इतनी सीधी नहीं थी। और फिर एंट्री हुई कुछ ऐसे प्रॉब्लम ऑर्गेनिजम्स की जो इस सिंपल से सिस्टम में कहीं फिट ही नहीं हो रहे थे, जैसे कि फंगी यानी फफूंद। दिखते तो पौधों की तरह थे, पर अपना खाना खुद नहीं बनाते थे। और बैक्टीरिया, अरे उनकी तो सेल की बनावट ही पूरी तरह से अलग थी। इन सब ने मिलकर साइंटिस्ट का सिर घुमा दिया था। बात ये थी कि इस पुरानी सिस्टम ने ऐसे ऐसे जीवों को एक ही डिब्बे में बंद कर दिया था जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब सिर्फ इसीलिए कि दोनों में सेल वॉल होती है, आपने बैक्टीरिया और पौधों को एक ही ग्रुप में रख दिया। ये सिस्टम अब नाकाफी साबित हो रहा था। तो इस पूरी उलझन के बीच साल 1969 में एक साइंटिस्ट आए, R.H. विटेकर, और उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त हल निकाला जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। विटेकर ने कहा, 2 किंगडम काफी नहीं है, हमें चाहिए 5 किंगडम। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा बेहतर नजरिया था। तो विटेकर ने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि कोई जीव कैसा दिखता है, नहीं, उन्होंने और गहरे सवाल पूछे, जैसे इस जीव की कोशिका कैसी है, क्या वो एक सेल से बना है या कई सारे, वो अपना खाना कैसे खाता है, और सबसे जरूरी, लाखों साल के विकास में वो किससे जुड़ा है। ये एक बहुत ही लॉजिकल तरीका था। और ये टेबल, ये विटेकर के सिस्टम की खूबसूरती को दिखाती है। देखिए, जैसे ही हम सेल का टाइप, सेल वॉल और खाने का तरीका जैसे पैमाने इस्तेमाल करते हैं, तो जीवन अपने आप 5 साफ सुथरे ग्रुप्स में बढ़ जाता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, सब कुछ कितना स्पष्ट हो गया। तो चलिए इन 5 किंगडम्स की एक छोटी सी सैर करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से अद्भुत जीव रहते हैं। चलिए सबसे पहले एक जरूरी शब्द को समझते हैं, प्रोकैरियोटिक। इसे ऐसे समझिए जैसे एक घर है जिसमें कोई अलग अलग कमरे नहीं हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं है, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल और बाकी सामान बस एक ही बड़े हॉल में पड़ा है। यही सादगी किंगडम मोनेरा की पहचान है। किंगडम मोनेरा के अकेले सदस्य हैं बैक्टीरिया, और ये जीव कमाल के हैं। मतलब जहाँ कोई और जिंदा रहने की सोच भी नहीं सकता, ये वहाँ फलते फूलते हैं। खौलते हुए गर्म पानी के झरने हों या फिर बहुत ज्यादा नमक वाले इलाके, ये सचमुच नेचर के सर्वाइवर हैं। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। इसे आप बायोलॉजिकल दुनिया का कचरा दराज या कैच ऑल ड्रॉअर कह सकते हैं। इसमें उन सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक जीवों को डाल दिया गया है जो किसी और किंगडम में फिट नहीं बैठते। और इसकी डाइवर्सिटी देखिए, एक तरफ है डायनोफ्लैजिलेट्स जो लाखों की तादाद में मिलकर समुद्र को लाल रंग में रंग देते हैं, और दूसरी तरफ है युग्लिना जो धूप मिलने पर एक पौधे की तरह अपना खाना बना लेता है और अंधेरे में जानवर की तरह शिकार करता है। कमाल है ना? प्रोटिस्टा का एक और शानदार सदस्य है पैरामीशियम। ये अपने शरीर पर मौजूद हजारों छोटे छोटे बालों, जिन्हें सीलिया कहते हैं, को एक साथ चलाकर पानी में तैरता है, बिल्कुल किसी नाव के चप्पुओं की तरह, एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से।
अब बात उस ग्रुप की जिसने पुराने सिस्टम की नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा था, किंगडम फंगी। इनको ना नेचर की बेस्ट रिसाइकलिंग टीम कहना गलत नहीं होगा। ये मरे हुए और सड़े गले पदार्थों को तोड़कर जरूरी पोषक तत्वों को वापस इकोसिस्टम में लौटाते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है, फंगी पौधे नहीं होते। पौधे धूप से अपना खाना बनाते हैं, जबकि फंगी अपना खाना मरे हुए जीवों से सोखते हैं। और तो और पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि फंगी की सेल वॉल काइटिन से, जो कीड़े मकोड़ों के बाहरी कवच में भी पाया जाता है। ये बहुत बड़े फर्क हैं। और फंगी किंगडम भी अजूबों से भरा हुआ है। इसमें ब्रेड और बियर बनाने वाले छोटे से यीस्ट से लेकर जंगल में उगने वाले बड़े बड़े मशरूम तक सब कुछ शामिल है। विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन विज्ञान का भी एक जगह रुकता नहीं है। हमारी समझ हमेशा आगे बढ़ती रहती है, और उसके साथ ही जीवन का ये नक्शा भी बदलता रहता है। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने हमें बताया कि जिसे हम अब तक सिर्फ बैक्टीरिया समझ रहे थे, यानी किंगडम मोनेरा, वो असल में 2 बिल्कुल अलग-अलग ग्रुप है। इसी से जन्म हुआ 3 डोमेन सिस्टम का। यह इस बात का सबूत है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, वर्गीकरण का तरीका भी और बेहतर होता जाता है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, हमारी समझ और गहरी होगी, तो क्या भविष्य में हमें कुछ और नए किंगडम भी देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसी खोज है, एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी पूरी तरह से हल नहीं होगी। और यही तो विज्ञान का असली रोमांच है।